नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के लोदी वंश के शासकों की श्रृंखला में सबसे प्रथम शासक बहलोल लोदी पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो पता लगता है कि बहलोल लोदी का जन्म अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा लोदी के शाहू खेल नामक कुटुंब में हुआ था। उसका दादा जो था वो बहराम व्यापारी था और फिरोज तुगलक के शासनकाल में मुल्तान में आकर बस गया था। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सुल्तान शाह, काला, फिरोज, मुहम्मद और ख्वाजा थे, जिसमें से सुल्तान शाह और काला ने काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी। सुल्तान शाह ने मुल्तान के तत्कालीन सूबेदार खिज्र खां की ईमानदारी के साथ सेवा की थी और उसकी योग्यता से ही प्रभावित होकर खिज्र खां ने सुल्तान शाह को इस्लाम खां की उपाधि और सर हिंद की जागीर प्रदान की थी। इस्लाम खां ने अपने चारों भाइयों को अलग अलग परगनों का शासन भी सौंपा था। एक दिन कहते हैं मलिक काला की गर्भवती पत्नी दीवार के ढह जाने से दबकर मर गई, परंतु गर्भस्थ बच्चे को बचा लिया गया। यही बच्चा आगे चलकर बहलोल लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कुछ दिनों बाद कहते हैं मलिक काला भी एक युद्ध में मारा गया। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम खां ने अनाथ बहलोल को अपने पास रखा और खिज्र खां के शासनकाल में बहलोल ने कई विद्रोहों का दमन कर अपनी योग्यता और पराक्रम का परिचय दिया था और खिज्र खां ने भी उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे कई जागीरें प्रदान की थी। इस्लाम खां भी बहलोल को अपने पुत्रों से अधिक प्रेम करता था और अपनी पुत्री का विवाह भी उसने उसके साथ कर दिया था। कहा जाता है कि मरने से पूर्व ही इस्लाम खां ने बहलोल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तदनुसार बहलोल ने सरहिंद का शासन संभाला और धीरे धीरे अपनी शक्ति का वो विस्तार करता चला गया और अलाउद्दीन आलम शाह के सुल्तान बनने के पूर्व ही वह संपूर्ण पंजाब का मालिक बन गया था। जब अलाउद्दीन बदायूं चला गया तो बहलोल ने वजीर हमीद खां को हटाकर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया था। अब शासक तो बन गया है, लेकिन उसके सामने अनेक कठिनाइयां मुंह खोले खड़ी हैं कि 19 अप्रैल 1451 ईस्वी के दिन बहलोल लोदी सुल्तान बन गया, परंतु उसके सामने कई कठिनाइयां, कई समस्याएं आ खड़ी हुई थी। सबसे पहली समस्या तो थी कि देश की मौजूदा स्थिति थी। कहा जाता है कि यह ठीक है कि उसके सुल्तान बन जाने से दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र जो थे सल्तनत के अंग बन गए थे और दिल्ली सल्तनत की सीमाएं थी पुनः विस्तृत हो गई थी, परंतु पड़ोसी जो राज्य थे, जिसमें जौनपुर का नाम लिया जा सकता है, मालवा, गुजरात और मेवाड़ के जो शासक थे वो शक्तिशाली हो चुके थे और दिल्ली को अपने अधिकार में लेने की महत्वाकांक्षा भी रखते थे। जौनपुर का जो सुल्तान था वो अपने आप को दिल्ली सिंहासन का वैधानिक उत्तराधिकारी मानने लग गया था, क्योंकि वह अंतिम सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था। तो दूसरी समस्या सल्तनत के अमीरों और हिंदू सरदारों को नियंत्रण में रखने की थी और उनसे नियमित रूप से राजस्व वसूल करने की भी थी। तुगलकों के बाद सुल्तान पद की कहते हैं प्रतिष्ठा भी जाती रही थी, कम हो गई थी और तलवार की शक्ति से राजस्व वसूल करने की परंपरा कायम हो गई थी। और अगली समस्या थी कि उसने अफगान सरदारों की जो स्थिति थी उनमें स्वतंत्रता, समानता, शूरवीरता की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ी चढ़ी थी कि वे सुल्तान को समकक्षों में प्रथम तो मानने को तैयार थे, परंतु उन्हें अपना मालिक मानने को तैयार नहीं थे। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण कहते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था में भी अनुशासन बनाए रखना काफी कठिन हो रहा था। इसलिए बहलोल को न केवल एक नए राज्य का निर्माण करना पड़ा, अपितु एक नवीन राज्यत्व सिद्धांत को भी उसे अपनाना पड़ा था। कहते हैं बहलोल जो है वो एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने सूझबूझ के साथ अपनी कठिनाइयों को हल करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने क्या किया कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपने अफगान अधिकारियों को जागीरें दी और शांति व्यवस्था कायम की। इसके बाद उसने अफगानिस्तान से लोगों को आमंत्रित करके अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। अफगान कबीलों के प्रमुख व्यक्तियों को उच्च पद देने शुरू कर दिए थे। जागीरें, भेंट उपहार देकर उसने संतुष्ट किया था। इस तरह से उसने अपने आप को सुल्तान के स्थान पर बाबरी का सरदार सिद्ध करने का प्रयास किया था। अब उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं? जैसे कि बहलोल का पहला कार्य क्या था? विद्रोही अमीरों को अधीनता में लाना था। इसके लिए उसने सेना सहित उनके शासन क्षेत्रों की तरफ जाना शुरू किया। जब मेवात के अहमद खान ने कुछ अवज्ञा प्रदर्शित की तो उसने उस पर आक्रमण किया। अहमद खान ने समर्पण कर दिया।
कहते हैं बहलोल ने उससे क्षमा तो कर दिया, परंतु उसके जो 4 जिले थे वो दिल्ली सल्तनत के सीधे नियंत्रण में ले लिए थे। उसके बाद उसने संभल के दरिया खां के विरुद्ध भी आक्रमण किया और समर्पण करने के लिए उसे विवश कर दिया। कहते हैं उसके 7 परगने उससे छीन लिए गए। फिर उसने अलीगढ़ के ईसा खां का दमन किया। इसी प्रकार अन्य जागीरदारों का भी दमन किया और मुल्तान और सरहिंद में भी कुछ जो उपद्रव हुए थे जिन्हें उसने दबा दिया था। कहते हैं बहलोल जो था वो यथार्थवादी था। वह जानता था कि जो राज्य तुगलकों के काल में दिल्ली से पृथक हो चुके हैं उन्हें पुनः जीतना संभव नहीं है। फिर भी उसने अपने पड़ोसी राज्य जौनपुर को जीतने का प्रयास किया। इसका मुख्य कारण यही था कि जौनपुर का सुल्तान अपने आप को दिल्ली सिंहासन का दावेदार समझता था और बहलोल के असंतुष्ट अमीरों के साथ वो साठगांठ किया करता था। उसने एक विशाल सेना के साथ दिल्ली की तरफ कूच भी किया था। कहते हैं बहलोल जो था वो सरहिंद की तरफ गया और परंतु उसी समय कहते हैं शर्की सुल्तान के आक्रमण की सूचना मिलते ही वह तेजी के साथ दिल्ली लौट आया था और शत्रु को परास्त करके उसने खदेड़ दिया था। कुछ दिनों बाद जौनपुर वालों ने इटावा पर आक्रमण किया, परंतु युद्ध के बाद दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई। महमूद शाह शर्की की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुसैन शाह जौनपुर का शासक बना। कहते हैं वह अपने पिता से भी अधिक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था, अतः दिल्ली और जौनपुर के मध्य संघर्ष होना लाजिमी था। इस बार कहते हैं जौनपुरी सेना ने दिल्ली की सेना को परास्त किया और बहलोल ने स्थिति को देखते हुए संधि भी की, जिसके अनुसार कहते हैं गंगा नदी को दोनों राज्यों की सीमांत रेखा मान लिया गया था। हुसैन शाह इस संधि के पश्चात कहते हैं वापस जैसे ही लौटा, लेकिन बहलोल ने संधि भंग करते ही लौटती हुई सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। तो कहते हैं जौनपुर की जो सेना पहले विजय हासिल की थी वह परास्त होकर भाग खड़ी हुई। बहलोल ने आगे बढ़कर जौनपुर पर आक्रमण किया और थोड़े से ही संघर्ष के बाद जौनपुर पर उसका अधिकार हो गया। हुसैन शाह को प्राण बचाने के लिए बिहार की तरफ भागना पड़ा। बहलोल ने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया और अपने लड़के बारबक शाह को वहां का सूबेदार भी नियुक्त किया। इस वजह से कहते हैं दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्रफल था वो पहले से दुगना हो गया, क्योंकि जौनपुर का राज्य दिल्ली सल्तनत से किसी भी दृष्टि से कम नहीं था। इसके बाद बहलोल ने जौनपुर के समीपवर्ती जितने भी क्षेत्र थे जैसे कालपीट, धौलपुर, अलापुर पर भी अपना अधिकार किया। जौनपुर जीतने के बाद बहलोल ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा मान सिंह का सिंहासनारूढ़ था। कहते हैं उसने बिना लड़े ही समर्पण कर दिया और बहलोल को 80 लाख टंका भेंट में दिए, वार्षिक कर चुकाने का भी वचन दिया। इससे संतुष्ट होकर बहलोल कहते हैं वापस लौट गया, परंतु मार्ग में वह बीमार पड़ा और जुलाई 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब अगर हम बहलोल लोदी के मूल्यांकन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे वह एक साहसी सैनिक, पराक्रमी सेनानायक, महत्वाकांक्षी शासक था। वह यथार्थवादी और परिस्थितियों को समझने के लिए आवश्यक सामान्य बुद्धि और सूझबूझ के गुण रखता था। जब उसने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था तब दिल्ली सल्तनत का प्रभाव जो था वो दिल्ली से पालम तक ही रह गया था, परंतु उसने अपनी योग्यता और सैनिक अभियानों के द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण पंजाब, उत्तर प्रदेश, जौनपुर के शर्की राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करके उसकी स्थिति को उसने सुदृढ़ बनाया था। उसने दोआब में भी शांति व्यवस्था कायम की, लोगों को समय पर राजस्व जमा करने को बाध्य किया। वह एक यथार्थवादी शासक के रूप में दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात, मालवा, बंगाल को जीतने का स्वप्न ही उसने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि यह संभावना नहीं है, उसकी असंभावनाओं से वह सुपरिचित था। बहलोल के सामने एक जो समस्या थी वो अपने अनुयायी अफगान सरदारों की थी, जो सुल्तान को समकक्षों में प्रथम मानते थे। इसलिए बहलोल ने भी तुर्कों के प्रभुत्व संबंधी सिद्धांत को लागू करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। उसने चालाकी और बुद्धिमत्ता से अपने उद्दंड और स्वाभिमानी अफगान सरदारों को क्या किया? अनुशासन में बनाए रखने और उनकी सेवाओं को राज्य के हित में उसने उपभोग करना शुरू कर दिया। कहते हैं वह एक उदार शासक भी था। युद्ध में सफलता मिलने के बाद अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करना भी नहीं भूलता था। उस पर अपने अफगान सैनिकों के प्रति अधिक उदारता का आरोप लगाया जाता है, परंतु जब उसे भारतीय मुसलमानों और तुर्कों का जो उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिला तो उसने रोह प्रदेश के अफगान कबीलों के नेताओं को अपने अनुयायियों के साथ आने को आमंत्रित किया था, ताकि वे भारत में अफगानों के राज्य का सम्मान कर सके, राज्य से प्राप्त होने वाली सुख समृद्धि में भी हिस्सा बांट सके।
इसकी अपील का ये परिणाम निकला कि हजारों की संख्या में अफगान जो थे उसके झंडे के नीचे आ गए थे और इनको सबको उसने अपनी योग्यता अनुसार पद और जागीरें प्रदान की थी। जैसे कि बहलोल ने अनुभव किया था कि स्वतंत्रता और समानता की परंपरा में विश्वास रखने वाले जो अफगान कबीलाई नेता हैं वो तुर्कों के निरंकुश प्रभुत्व वाले राजतंत्र को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उसने क्या किया, राज्यत्व का नया सिद्धांत अपनाया। उसने कभी सुल्तानों के से हाव भाव नहीं दिखाए, वह अपने सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठा और न ही उसने सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए किसी को बाध्य किया। वह स्वयं कालीन पर बैठता था। उसने एक सुल्तान की अपेक्षा एक बड़े परिवार के मुखिया की भूमिका के द्वारा उन्हें नियंत्रण और अनुशासन में रखने का प्रयास किया। कहते हैं जब कभी कोई प्रमुख सरदार उससे अप्रसन्न हो जाता था तो वह स्वयं उसके निवास पर जाकर उनको मनाने का प्रयास भी करता था। यदि इससे भी समस्या नहीं सुलझती थी तो वह अपनी तलवार और पगड़ी उतारकर सरदारों के सामने रख देता था और उनसे कहता था कि यदि आप लोग मुझे नेता के लिए अयोग्य समझते हैं तो मेरे स्थान पर कोई दूसरा नेता आप चुन सकते हैं। इस पर मामला तुरंत कहते हैं सुलझ जाता था। इस प्रकार के आचरण ने बहलोल को अफगानों में तो कहते हैं लोकप्रिय बना दिया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसकी इस नीति के घातक परिणाम निकले। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा कम होती गई और जब उसके उत्तराधिकारियों ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया तो उन्हें इसके लिए भयंकर संघर्ष करना पड़ा। कहते हैं बहलोल लोदी जो था वो अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, फिर भी उसे बुद्धिमान लोगों की संगत में आनंद मिलता था। वह उन्हें पुरस्कृत करता रहता था। वह एक निष्ठावान मुसलमान था और अपने धर्म के नियमों का पालन भी करता था। हिंदुओं के प्रति उसने अच्छा व्यवहार किया। शक्तिशाली हिंदू सरदारों जिनमें नाम लिए जा सकते हैं राय प्रताप सिंह, कर्णी सिंह, नरसिंह, त्रिलोक चंद्र, इन सब ने उसका साथ दिया था। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि वे एक सामान्य कोटि का सफल शासक रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। धन्यवाद।